सभी साथियों को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज 5 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे पहली खबर है क्रिकेट को लेके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडियन क्रिकेट टीम से मिले हैं। मुंबई में एक पूरा लोगों से भी बस में हाईवे पूरा जो रिंग रोड है मुंबई का, बीच के पास में, समंदर के पास में, वहाँ पे इनको लोगों से भी मिलवाया गया। पूरी बस ये घूमी है कल। ये देखिए आप, मुंबई में T20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों को देखने के लिए उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। हेमंत सोरेन साहब ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मैंने इनका जो विषय था, घटना थी, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने और उच्च न्यायालय ने इनको बरी करा है, उसके बारे में बताया था। कल की वीडियो में देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे सीधे अपने संपादकीय की तरफ। बाकी अखबार का अध्ययन आप जरूर करिएगा। और आज का संपादकीय शुरू हो रहा है महंगाई का पैमाना और हकीकत। ये लेख लिखा है लखन चौधरी जी द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई अब सरकार के काबू में आती लग रही है। अब खुदरा कीमतें 12 महीने के निचले स्तर पर 4.75% पर आ गई हैं, जो मई जून 23 के बाद सबसे कम है। कोर मुद्रास्फीति 3.2% से घटकर मई जून 24 में 3.1% हो गई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साथियों रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, कोर इन्फ्लेशन के बारे में। ये आपका इकोनॉमिक्स में टॉपिक होता है इन्फ्लेशन, उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि देश में खाद्य मुद्रास्फीति 8.69% स्तर पर बनी हुई है, मगर आम लोग से बात करें तो लगता है कि देश में महंगाई इन सरकारी आंकड़ों के बरकस कहीं अधिक है। दरअसल उसकी मुख्य वजह है कि सरकार ने अभी महंगाई मापने का मानदंड बदल दिया है। देखिए, यही तो बात है ना। गवर्नमेंट कहती है कि इन्फ्लेशन रेट, वो रिटेल इन्फ्लेशन 4.5% का रहा है, मगर लगभग मार्केट में इस समय हर चीज़ 10 से 15% महंगी हो गई है। तो गवर्नमेंट आपको ये दिखा रही है, रियलिटी ये है। आप देखिए ना, मार्केट में चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अगर महंगाई कम हो रही होती तो पब्लिक पे इसका असर दिखना चाहिए था। ऐसा ये लेख कहना चाह रहा है। कोरोना महामारी के बाद खान पान, उपभोग और जीवन शैली में आए व्यापक बदलावों के मद्देनज़र मुद्रास्फीति मापने के मापदंड में परिवर्तन किया गया है। इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के भार को घरेलू खर्च के तौर तरीकों में आए बदलावों के साथ समायोजित किया गया है। सरकार का तर्क है कि इस तरह के बदलाव दुनिया भर में किए गए हैं और ये अद्यतन यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय मूल सांख्यिकी मार्गदर्शन दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने जो पैरामीटर्स थे ना, उन्हें चेंज कर दिया है और ये कहा है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं के बराबर है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। मुद्रास्फीति की सूचकांक की गणना में खाद्य वस्तुओं का व्यवहार, जो वेट होता है, कम होने से थोक महंगाई दर अधिक होने के बावजूद खुदरा महंगाई दर 5% से ना सिर्फ नीचे है, बल्कि पिछले एक वर्ष के मुकाबले भी कम बनी हुई है। और सर, मैं माइक में कनेक्ट करना भूल गया था, इसलिए मैंने अभी कनेक्ट करा है। ओके, तो यहाँ पे सरकार ने मुद्रास्फीति सूचकांक की गणना में खाद्य वस्तुएं, जो हमारी फूड आइटम्स होते हैं, का व्यवहार, इनका जो वेट होता है ना, कैलकुलेशन में कम होने में से कम कर दिया इसको। थोक महंगाई दर अधिक होने के बावजूद और जो होलसेल इन्फ्लेशन है, होलसेल खुदरा महंगाई दर, जो रिटेल में डेटा निकल के आ रहा है, ना सिर्फ नीचे आया है बल्कि पिछले एक वर्ष के मुकाबले कम दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हमारे जो लेखक साहब ये इशारा करना चाह रहे हैं कि ऊपर जो गणित करी है ये वाली, इस गणित में खेल करा गया है। क्योंकि वास्तविकता में जनमानस को महंगाई कम होती नहीं, बढ़ती दिख रही है। उसे जो चीज़ कम होती हुई दिख रही है वो है उसकी आय। आगे बढ़ेंगे।
इधर खासकर खाद्य महंगाई को लेकर देश के निम्न मध्यवर्ग, शहरी मध्यवर्ग और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग त्रस्त हैं। देश की 2/3 आबादी, जिससे लगभग 96 से 98 करोड़ लोग आते हैं, इन दिनों महंगाई को लेकर बेहद परेशान हैं। बेहद परेशान है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो दैनिक सब्जियां हैं, खान पान की चीज़ें हैं, इन सब के बारे में यहाँ बताया हुआ है। अध्ययन बता रहे हैं कि भारत में विगत 1 वर्ष में रोज़मर्रा और जीवन यापन की ज़रूरी खाद्य वस्तुओं की कीमत में 65 से 70% तक बढ़ चुकी है। मैंने आपसे कहा ना, देखिए रेट कितना बढ़ गया है दालों का, खाद्यान्न उत्पादों का। राजस्व वृद्धि के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर भारी उत्पादन शुल्क की वसूली जारी है। मुफ्त राशन मुहैया कराने के नाम पर सरकारी खजाने को भरने के लिए आम जनता पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से करों का बोझ बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए कि जहाँ पे सरकार एक तरफ एक वर्ग को राशन मुफ्त में देने की बात कर रही है, मगर उसी देखिए, नथिंग इज़ फ्री। अगर ये बॉक्स जिसमें राशन है किसी एक वर्ग को मुफ्त में दिया जा रहा है, तो इस बॉक्स की कॉस्ट जो है वो टैक्सेबल पॉपुलेशन से ली जा रही है। तो ये भार सिर्फ डाल दिया गया है, बदल गया है, ऐसा लेख बता रहा है। मुफ्त राशन मुहैया कराने के नाम पर आगे बढ़ते हैं। दरअसल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर, क्योंकि लगभग 3/4 से अधिक जरूरी खाद्य वस्तुओं का परिवहन सड़कों के माध्यम से होता है, नतीजा साफ है कि खाने पीने से लेकर घर बनाने, सैर सपाटे इत्यादि, इन सब में परिवहन का खर्च बढ़ेगा ना। मतलब परिवहन से भी कमाई हो रही है, कर लगा के तेल पर और ड्यूटी हमसे सेस लेकर। महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। महंगाई की वजह से मध्यवर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ता है, जो अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। महंगाई इसलिए चुनौतीपूर्ण होती है। आगे हम बढ़ेंगे। इस समय देश में महंगाई की मुख्य वजह देश के बमुश्किल 1/3 लोगों की आर्थिक उन्नति और समृद्धि है। इन 1/3 लोगों को आमदनी में लगाकर इजाफा हो रहा है। जीडीपी में वृद्धि का सारा फायदा इन्हीं 1/3 लोगों की झोली में जा रहा है। देश की इस विशाल आबादी में इन 1/3 लोगों में कॉरपोरेट घराने, उद्योगपति, बड़े कारोबारी, बड़े व्यापारी, राजनेता, खेल मनोरंजन जगत से जुड़े सेलिब्रिटी समूह, नौकरशाह, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े अधिकारी सब आते हैं। मतलब इस पूरे खेल में जो मज़े ले रहा है वो ऊपर का एक तबका है बस, ऐसा लेख कह रहा है। यही लोग बाजार को चला रहे हैं, यही बाजार बना रहे हैं और यही बाजार को अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं। देश के 3/4 संसाधनों पर इन्हीं 1/3 लोगों का कब्जा है। देश की तमाम आर्थिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्धारण में भी इसी वर्ग की बड़ी भूमिका होती है। बहुत बढ़िया लेख है महंगाई को लेके। हालांकि यहाँ पे जो हमारे सामने की पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, आप अध्ययन करिएगा। व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, खुदरा इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। अब अपन लोग इन्फ्लेशन की बात कर ही रहे हैं, तो आप ये देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। ये असल में 6 सदस्यों की होती है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, व्हाट इज, देखिए हैंड टू हैंड करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक करते जाएंगे, हैंड टू हैंड नोट्स बनते रहेंगे। आपको बार बार 10 कोचिंग का मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, मुद्दे पे रहेंगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, दूसरा क्या होगा, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं, बस इतना देख लीजिएगा। तो आज आप इकोनॉमिक्स का ये वाला टॉपिक भी पूरा कर लेंगे। मतलब आपको फिर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उस फला तारीख को इकोनॉमिक्स की किताब खोलूँगा तब मैं रिवाइज करूँगा। आज कर लो, ख़त्म करो कहानी यार। अगला लेख है मणिपुर का दर्द। मणिपुर पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा समय से अशांति और हिंसा के दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल सही बात है। सरकार की ओर से तमाम कामयाबियों के बावजूद आज भी हालत में कोई बड़ा बदलाव आता नहीं दिख रहा है। जाहिर है मुख्य रूप से मैतेई कुकी समुदाय के बीच चल रहे हिंसक टकराव
इसका कारण है। दरअसल लोकतंत्र और शासन के बुनियादी सिद्धांतों के तहत कम से कम सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इस संघर्ष के दौरान किसी खास तबके के पक्ष में या किसी के खिलाफ ना दिखें। मगर मणिपुर में सरकार पर ऐसे आरोप कई बार लगाए गए हैं कि वह मैतेई समुदाय के लिए नर्म और रुख और कुकी समुदाय की तरफ सख्ती अपनाते हैं। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उससे इस बात के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया कि एक व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वह अल्पसंख्यक कुकी समुदाय का था। बहुत बड़ा आरोप है साथियों। आगे बढ़ते हैं, इसमें और बात कही गई। गौरतलब है कि मणिपुर में अभी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच टकराव जारी है, मगर कम से कम सरकार को जिम्मेदारी होती है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में हर नागरिक के प्रति सम्मान बर्ताव करे। बहुत बढ़िया वर्तमान स्थिति पे ये इन्होंने कटाक्ष करा है और नॉर्थ ईस्ट को लेकर गवर्नमेंट को और बेहतर ध्यान देना चाहिए। एंड एज अ एस्पिरेंट आपको नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान देना चाहिए। आप आज लिखिए कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज इन नॉर्थ ईस्ट, क्यों करंट अफेयर्स में बार बार आ रहे हैं, फिर आप इनके सॉल्यूशंस के बारे में बताइए, हम चर्चा करेंगे इस पे। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं, दैट्स ऑल वी हैव टू लुक इनटू इट। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं। बेखबर सरकार। हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुए हादसे की न्यायिक जांच की घोषणा की गई है। छोड़िए, मैं इस आर्टिकल में अभी नहीं जाऊंगा, ये कंटिन्यूटी वाला आर्टिकल है। थोड़ा कुछ उसमें पॉजिटिव दिखे और उसको कुछ अपडेट आए तभी हम हाथरस वाले आर्टिकल पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। बाकी ये वाला आर्टिकल आप पढ़िएगा, बड़ा अच्छा होता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये जो थोड़ा सा एथिक्स टाइप होता है, ये वाला थोड़ा सा ना एक थॉट का होता है, ये इसकी अलग से वीडियो बनाया करूँ। मतलब इसमें नहीं, एजुकेशन में ये वाला जो एनालिसिस होता है ये थोड़ा टेक्निकल वाला होता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाया करूँगा, सिर्फ इसकी अलग से। तो आपको पूरा भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इस पे आ जाएंगे। बताइएगा आप लोग, तभी हम करेंगे ये वाला काम। बाकी अखबार का ध्यान आप पूरा करिएगा, खुद से करिएगा। आज के लिए हम इतनी रख रहे हैं। जो भी करंट अफेयर्स हम मिस कर दी वो हमने वेबसाइट पे डाल दी है। वेबसाइट पे जाके आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, डिटेल में है, हर चीज़ मेंशन करी हुई है। आप आने के लिए धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।